आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इसमें हम आपको आज सांख्यिकी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सांख्यिकी में जो है हमें क्या क्या जानकारी पहले लेना है, ठीक है। सांख्यिकी में सबसे पहला टॉपिक होगा आपको आंकड़े का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंकड़े को जानते हैं कि आंकड़ा जो है वो आपका, हम लिखते हैं यहाँ पर आंकड़ा। ये आंकड़ा जो है ये आपका, इसका अंग्रेजी होगा डाटा। यहाँ पर हम आंकड़े को दो तरह से जानते हैं। आंकड़े को दो तरह से विभाजित किया गया है। एक आंकड़ा हो जाएगा आपका वर्गीकृत और दूसरा होगा अवर्गीकृत। तो यहाँ पर आंकड़ा आपका दो टाइप का हो गया। पहला हो गया वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा को लिखते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा आंकड़ा हो जाएगा आपका वर्गीकृत आंकड़ा। इसमें हम आंकड़े को जो है दूसरा वर्ड देते हैं प्रेक्षण, ठीक है। उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तीसरा हम लोग देते हैं वितरण, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा हम लोग देते हैं समांक या संख्याओं का एक श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंकड़े को दो टाइप दिए हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में क्या होगा, आंकड़ों का जो सूची होगा वो इस तरह से अनग्रुप्ड होगा। जैसे कोई आंकड़ा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिखा हुआ हो। और पुनः हम वर्गीकृत आंकड़ा में जाएंगे तो वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होगा, तो कोई भी जो प्रेक्षण होगा या आंकड़ा जो होगा वो वर्ग में आएगा। उसके साथ क्या होगा, या तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और यहाँ पर आंकड़ा का जो होगा वो एक क्लास इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो या तो क्लास इंटरवल नहीं भी बन सकता है, तो वो अगर ये आंकड़ा है तो इसको हम लोग टोटल को क्या लिखते हैं, xi फॉर्म देते हैं। और वर्गीकृत आंकड़ा का फॉर्म आपका क्या हो गया, xi, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है x1, x2, x3, x4, x5 का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम अवर्गीकृत आंकड़ा को क्या करते हैं, xi के साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, fi को। तो यहाँ पर आपका आंकड़ा क्या हो जाता है, वर्गीकृत हो जाता है। अगर हम यहाँ पर xi को क्लास इंटरवल में लिखते हैं तो यही xi का फॉर्म यहाँ बदल करके क्या बन जाता है, ci, ठीक है। और fi मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन आंकड़े में कौन सा पद कितनी बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में। तो अवर्गीकृत आंकड़ा का, इसके बाद हम लोग बताएंगे वर्गीकृत आंकड़ा को। अवर्गीकृत आंकड़ा में हम सबसे पहले आंकड़े का क्या ज्ञात करते हैं, तो परिसर ज्ञात करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े में सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, परिसर। यहाँ पर हम परिसर लिखते हैं और परिसर का जो मान है, परिसर का जो फॉर्मूला बना है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, अर्थात प्रेक्षण का सबसे अधिकतम मान जो होगा और सबसे न्यूनतम मान जो होगा उसके अंतर को क्या कहते हैं, यहाँ पर परिसर कहते हैं। तो परिसर बराबर हो जाएगा आपका उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान। तो अगर प्रेक्षण में सबसे बड़ा मान आपका 10 है और निम्नतम मान आपका 2 चल रहा है, तो 10 में 2 घटाने से 8 हो जाएगा आपका परिसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानना है, आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े का परिसर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके बाद अवर्गीकृत आंकड़े का दूसरा टॉपिक होगा माध्य। दूसरा हो जाएगा आपका माध्य, माध्य के बारे में जानेंगे। तीसरा हो जाएगा माध्यक, तब हम जानेंगे माध्य, माध्यक के बाद बहुलक। इसके बाद जब हम इस आंकड़े को वर्गीकृत करेंगे, ठीक है, तब इससे अधिक हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग तो आपका हो जाएगा विचलन, जैसे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग तब माध्य से मानक विचलन ज्ञात करेंगे, माध्यक से ज्ञात करेंगे और बहुलक से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब वर्गीकृत हो जाएगा तब यहाँ पर जो है वर्गीकृत होने के बाद तब हम लोग डेविएशन में जाएंगे, और अवर्गीकृत आंकड़े में डेविएशन में अगर जाएंगे तो उसका भी फॉर्मूला अलग बना है। ठीक है, हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं अभी। पहले देखिए अवर्गीकृत आंकड़े में पहले माध्य का क्या फॉर्मूला बना है, तो प्रेक्षणों का कुल योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, माध्य या औसत कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेक्षणों का या आंकड़ों का, ये बोल सकते हैं प्रेक्षणों का कुल योग और बटा आपका हो जाएगा प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसके बाद हम पुनः माध्यक पर बात करेंगे, और माध्यक जो है ये प्रेक्षण का जो है ये मध्य पद होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, प्रेक्षण को हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको सामान्यतः ऐसा कह करके छोड़ देते हैं। और बहुलक क्या होता है, वह प्रेक्षण का जो होता है वह एक ऐसा प्रेक्षण का मान या एक ऐसा आंकड़ा का मान, तो जो उस आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक में हमको देखना पड़ेगा कौन सा वितरण का जो अंक है सबसे अधिक बार टर्मिनेट हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, वही पद उसका बहुलक हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट में बताया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे माध्य के बारे में। ठीक है, तो माध्य को हम क्या करेंगे, तो माध्य का आपका फॉर्मूला बना है अनुग्रुप डेटा का प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, और माध्य का जो सिंबल होगा वो आपका x डैश लिया जाएगा, x डैश। ठीक है, इसको हम लोग अगर अरिथमेटिक में इनके हैं am सिंबल भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x डैश का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस xn और संपूर्ण बटा आपका हो जाएगा n, संपूर्ण बटा हो जाएगा n, माने नंबर ऑफ, ये हो गया ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन का। तो ये आपका माध्य का फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा ग्रुप्ड डाटा में बदल दें तो उस समय फॉर्मूला आपका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, अगर इसके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाता है, एफ आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला वहाँ पर माध्य का क्या हो जाएगा, ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए हुआ अवर्गीकृत। यहाँ पर वर्गीकृत के लिए फॉर्मूला जो है सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इस प्रेक्षण के साथ में बारंबारता का मान है तो उसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आप n नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आप n नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेक्षण के साथ में उसकी संगत बारंबारता दी गई है। तो यहाँ पर आप सिग्मा एफ आई का मतलब हुआ बारंबारता का कुल योग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम लोग वर्गीकृत में फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि इसके माध्य निकालने की विधि हो जाएगा। तो माध्य निकालने की 3 विधियाँ बताई जाएगी और उस विधि के आधार पर पुनः माध्य का फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्य जो है क्या। तो आपने देखा कि माध्य जो है वह औसत है एक तरह का, मतलब प्रेक्षणों का कुल योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात को माध्य या औसत कहते हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि माध्य का कोई ग्राफीय निरूपण नहीं होता है। क्लियर हो गया, माध्य का कोई ग्राफीय निरूपण नहीं होता है, किंतु माध्य जो है वो क्या होता है कि वो माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। माध्य क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। वो औसत जो निकलता है आंकड़े का वो और एवरेज होता है, मतलब आंकड़े के मध्य का मान लगभग होता है ये, इसीलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। दूसरा आपका जान लीजिए, माध्यक जो है
वो भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, क्योंकि माध्य क्या होता है, वितरण का जो होता है मध्य पद होता है। उसके बाद बहुलक जो होता है, बहुलक भी क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही होती है, क्योंकि बहुलक को जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पर बहुलक का मान क्या होता है, जो पद सबसे अधिक बार केंद्रित होता है। तो जब हम उसको अनग्रुप डाटा को लिखते हैं तो उसमें उसका जो मान आता है बहुलक का लगभग मध्य में ही रहता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये तीनों हो गया। इसके बाद जब हम ग्राफीय निरूपण पर आते हैं या ज्यामितीय निरूपण इसको बोलिएगा, तो इसमें जान लीजिए कि माध्य का कोई ग्राफीय निरूपण नहीं होता है। क्लियर हो गया। दूसरा होगा माध्यक। माध्यक का ग्राफीय निरूपण जो होता है उसको याद रख लीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं माध्यक का ग्राफीय निरूपण नहीं होगा, माध्य का ग्राफीय निरूपण नहीं होगा। दोनों तरफ से होता है। होता क्या है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन होता ही नहीं है इसका। अब दूसरी बात हम बताएंगे माध्यक। तो माध्यक का से रिलेटेड जो ग्राफ है उसका नाम है त्वरण, या इसका दूसरा नाम है संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि माध्यक का ग्राफीय निरूपण त्वरण होता है या संचयी बारंबारता वक्र होता है तो ये भी ठीक है। या दूसरे तौर पर इसको समझिए कि त्वरण के खींचने से क्या ज्ञात किया जाता है, माध्यक ज्ञात किया जाता है। दोनों तरफ से, मतलब रिलेटेड इसको रखिए दोनों को। अब बात आती है कि त्वरण का टाइप होता है। आप लोग जान लीजिए त्वरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कम प्रकार का त्वरण, है ना, और दूसरा हो जाएगा अधिक प्रकार का त्वरण। अधिक प्रकार का त्वरण, है ना। ये क्लियर हो गया कि कम प्रकार का त्वरण होगा और अधिक प्रकार का त्वरण होगा। अब दोनों, अगर हम लोग यहाँ ये बोलें कि कम प्रकार के त्वरण से भी हम माध्यक का मान ज्ञात कर सकते हैं और अधिक प्रकार के त्वरण को खींच करके भी हम माध्यक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक साथ अगर हम एक ही ग्राफ पेपर पर कम प्रकार और अधिक प्रकार का ग्राफ में निरूपण एक साथ कर दें तो भी माध्यक का मान ज्ञात किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बहुलक पर। क्योंकि हम लोग ग्राफीय निरूपण को जान रहे हैं तो बहुलक से जो रिलेटेड ग्राफ है वो आपका है आयत चित्र। वो ग्राफीय निरूपण है आयत चित्र। ठीक है, तो ये आयत चित्र को हम लोग हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर हिस्टोग्राम लिखा रहता है, तो ये आयत चित्र हो गया। तो आयत चित्र को हम लोग सबसे पहले एक ग्राफीय निरूपण जो बना तो ये रिलेटेड हो गया आयत चित्र से। आयत चित्र से क्या ज्ञात किया जाएगा, बहुलक, और बहुलक का ग्राफ क्या होता है, आयत चित्र। ठीक है, हम लोग एक बार देखते हैं कि ग्राफीय निरूपण हम लोग जो सांख्यिकी में पढ़ते हैं वो ग्राफीय निरूपण क्या क्या होता है। एक बार हम लोग नाम देखते हैं ग्राफीय निरूपण का कि मेरा ग्राफ कैसा सब होता है। तो यहाँ पर जो है आपको हम दिखाते हैं कि ग्राफ जो है वो आपका एक नाम हम देते हैं दंडालेख। दंडालेख ये भी ग्राफीय निरूपण का नाम हो गया। दूसरा नाम है आपका आयत चित्र। तीसरा आपका हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। इसके बाद आपका है त्वरण। ठीक है, तो ये आपका ग्राफीय निरूपण का नाम। आप देखिए दंडालेख कैसा होता है। दंडालेख में जो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल जो स्तंभ बनेगा ये अलग अलग बनेगा। क्या होगा, ये अलग अलग आयत बनेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आयत चित्र में कैसा ग्राफ बनेगा आपका, ये आपको सब जो आयत है एक दूसरे से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा।
तो ये आपका आयत चित्र हो गया। ठीक है, इसके बाद बारंबारता बहुभुज कैसा होगा, तो आयत चित्र में से ही आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज क्लियर होगा। यहाँ पर आयत चित्र के अगर हम मध्य बिंदु को मिला दें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जितना है उसका मिड पॉइंट यहाँ पर मिला देते हैं, तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु, इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका बारंबारता बहुभुज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद त्वरण की बात करें, आपने देखा कि त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक कम प्रकार का त्वरण। तो कम प्रकार का जो त्वरण होगा वो आपका इस तरह का ग्राफ होगा। कम प्रकार का त्वरण मतलब क्या होगा, नीचे से ग्राफ आ जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण। अब होगा इसमें, अगर हम ग्राफ में ऊपर से मेरा ग्राफ नीचे की ओर आ जाता है तो ये हो जाएगा अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण। अब यहाँ पर बात आती है कि कम और अधिक प्रकार के त्वरण को खींचकर अगर हम यहाँ से कटान बिंदु से अगर हम लंबवत एक रेखा, एक लंब डालें एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होगा यही आपका माध्यक का आंसर होगा। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, माध्यक का आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न रहता है कि कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण के कटान बिंदु से अगर हम एक्स अक्ष पर लंब डालें तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वह क्या होता है, तो वो माध्यक होता है। सीधा बात है, त्वरण से रिलेटेड क्या हो जाएगा, माध्यक। अगला आपका ये आयत चित्र है। ये आयत चित्र जो है ये बहुलक का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, बहुलक का। चूंकि हमें माध्य, माध्यक और बहुलक पर सिर्फ बात करना है, तो माध्य का कोई ग्राफ नहीं हुआ, तो ग्राफ किसका हुआ, माध्यक और बहुलक का। तो बहुलक का ग्राफ ये आपका हो गया। ठीक है, तो बहुलक में क्या होता है कि इसको देख लीजिए, बहुलक में जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लंब डालते हैं। यहाँ से क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से मिलाते हैं, इसके मिड पॉइंट से मिलाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। अगर कहीं पर क्रॉस हो जाता है, ठीक है, कहीं से क्रॉस, ऐसा भी हो सकता है कि बीच वाला जो घर है वो आपका इस तरह का क्रॉस बनता है, तो यहाँ से अगर हम लंब डालें तो जहाँ पर आता है तो वो मान आपका क्या हो जाता है, बहुलक का हो जाता है। तो यही बहुलक का ग्राफ हुआ आपका। सीधा जानिए कि आयत चित्र जो है वो किससे रिलेटेड है, बहुलक से रिलेटेड है। बस माध्यक जो रिलेटेड है वो आपका त्वरण से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ग्राफ जो है ये आपका दंडालेख आयत चित्र के मध्य बिंदु को मिलाने से बारंबारता बहुभुज। और ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट जो यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि ये पॉइंट जो होता है तल पर जो कोई बिंदु होता है कोऑर्डिनेट में, तो आप देखे होंगे कि कोई बिंदु जो होता है अपना एक नियामक रखता है, कोऑर्डिनेट रखता है। तो वह कोऑर्डिनेट जो है वो कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट में जब हम y अक्ष की ओर चलते हैं तो वो y अक्ष के लिए चलने के लिए हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो x अक्ष के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट y होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो संचयी बारंबारता होगा, बारंबारता नहीं होगा, संचयी बारंबारता होगा। तो हमें बारंबारता को पहले संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा और संचयी बारंबारता को y कोऑर्डिनेट पर चलना है, y अक्ष का क्या निर्देश। ठीक है, तो इसीलिए इस वक्र रेखा का नाम है संचयी बारंबारता वक्र। ये क्लियर हो गया। अब ग्राफीय निरूपण को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद आपको जानना है कि इसमें जो है आपका माध्य, ठीक है, तो माध्य का जो हम लोग माध्य से रिलेटेड जो प्रश्न को हल करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो प्रथम 5 या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर हम ज्ञात करना चाहें
क्योंकि बिना योग का तो आपका माध्य नहीं निकलेगा। तो योग के लिए प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला बना है वो आपका बना है, जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 15। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्म जानना है। ठीक है, तो जैसे ही योग आपको पता चल जाएगा तो माध्य पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर तो पहले से है। तो यहाँ n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्म जानिए। इसका फॉर्म बना है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पर ये जानना है कि n प्राकृत संख्याओं का योग आ गया। अब यहाँ पर ये जानिए कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्राकृत संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला क्या बना है? योग n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर क्या हो जाएगा? योग और बटे क्या हो जाएगा आपका? बटे n होगा। क्या हो जाएगा? n प्राकृत संख्याओं, 2 बार प्राकृत लिखा गया है ना। चलिए ठीक है, n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। तो ये योग हुआ और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म n है। तो यहाँ पर अगर हम योग यहाँ n से भाग दे देते हैं तो n कैंसिल हो जाता है। n प्लस 1/2 ये आपका माध्य का आंसर हुआ। क्लियर हो गया ये रिजल्ट कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हुआ? n प्लस 1/2। ठीक है, अब अगर आपको इस टाइप से आता है 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्म का उपयोग कर लीजिए, 10 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आप पुनः 10 संख्याओं को जोड़िएगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। इसके बाद प्राकृत संख्याओं के बाद अगर हम आगे बढ़ें सम संख्या पर जाते हैं या विषम पर, तो n विषम संख्याओं का योग, m विषम प्राकृत संख्याओं का योग, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये मान आपका हो जाएगा क्या आता है? n²। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या आता है? n²। तो आपको पता चल गया होगा कि n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला बना है योग बटे नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म n हो जाएगा। तो ये आपका n और n का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। क्लियर हो गया। अगर हमको 4 विषम संख्याओं का माध्य लेना है, ठीक है, तो माध्य का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर हम एक विषम संख्या 1 3 5 और 7 विषम संख्या हो गया, तो माध्य अगर निकालिएगा तो सबको जोड़िएगा, 7 5 12 सबको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है आपका? बटे 4 लिखेंगे, 7 5 12 3 15 8 16, 16 बटे 4 आपका कितना आंसर हुआ? 4। ठीक है, तो पता चला कि n विषम संख्याओं का माध्य का मान क्या हो जाता है? n। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखिएगा तो सिर्फ प्रश्न देखिएगा आंसर आ जाएगा। अगला आपका क्या होगा? सम संख्या पर आते हैं। तो सम संख्या लेते हैं या उसको मिटा देते हैं। तो विषम के बाद सम का योग पहले देखिए, n सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका जो योग का जो फॉर्मूला बना है, फॉर्म बना है, वो बना है n इंटू n प्लस 1। क्या बना है? n इंटू n प्लस 1 बना है। अगर हम n सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? कुल योग n इंटू n प्लस 1 बटे n कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस 1, मतलब जितना नंबर होगा उससे एक अधिक माध्य होगा। क्लियर हो गया होगा। देखिए ये फॉर्म बहुत ही अच्छा है, इसको आप शॉर्ट विधि से आप माध्य ज्ञात करते हैं। कहाँ तक? सम विषम और प्राकृत संख्याओं के लिए। ठीक है,
अब हम लोग जब माध्य के सवाल पर जाएंगे तो हम माध्य के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं, माध्य से रिलेटेड सवाल को, और माध्यक पर बात भी करेंगे। और माध्यक जो है वो अवर्गीकृत आंकड़ा का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मध्य पद होगा। तो फिर माध्यक के बाद हम लोग बहुलक पर जाएंगे। बहुलक बिल्कुल इजी है। बहुलक जो है वह वितरण का क्या होता है, वितरण में जो पद सबसे अधिक बार केंद्रित होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा माध्यक को देख लीजिए, तब हम प्रश्न पर जाएंगे। यहाँ माध्यक में क्या होगा आपका, माध्यक के लिए सबसे पहले आंकड़े को क्या करना पड़ता है, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो मध्य का पद होगा वही उस वितरण का क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन है क्या, इसमें कभी फॉर्मूला आपको आ जाएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ में क्या है, फॉर्मूला। और बनाने के लिए तो आप बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला ही अगर ऑप्शन में हो, प्रश्न फॉर्मूला से रिलेटेड हो जाए तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग पहले माध्यक का फॉर्मूला देखिए अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। इसमें जो है अगर हमारे पास कुछ अंक दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये अनग्रुप्ड डाटा हो गया। इसका जो है माध्यक जो है कैसे ज्ञात होगा, तो इसमें पहले देख लीजिए, इसमें अंक कितने चल रहे हैं इसको देख लीजिए। तो हियर जो हम लोग पहले देखते हैं, हियर n इक्वल टू कितना चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, n इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 5। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, जो एक विषम संख्या है, जो एक विषम संख्या है। अब बात आती है विषम संख्या के लिए हम नियम से बता रहे हैं इसको, फिर बिना सूत्र का भी आप बना सकते हैं। आइए हम n बराबर 5 विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्याओं के लिए मेरा जो माध्यक का जो सूत्र होगा, वो माध्यक का जो सूत्र बना है वो हम लोग इसको मीडियन कहते हैं, MEDIAN, मीडियन। तो माध्यक का सूत्र बना है n+1/2 वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चूंकि है क्या कि ये मध्य पद होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि n जो है वह 2 से विभाजित नहीं था पूर्णतः, तो +1 करने से क्या हो जाता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 पद है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1/2 वहाँ पर। तो आप देख लीजिए 5 1 6/2 3 वहाँ पद, और 3वां पद आपका क्या चल रहा है, 1 2 3 6 चल रहा है, तो इसका मतलब 3वां पद आपका 6 आंसर हो गया। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी पता चल गया, क्लियर। तो माध्य का फॉर्मूला क्या बना, n+1/2 वहाँ पर। ये कब होगा, विषम होने पर, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, विषम। इसके बाद देखिए, अगर हम इसी सवाल में क्या करें कि इसी सवाल को हम एक अंक और बढ़ा दें, वितरण का फ्रैक्शन का एक अंक और बढ़ा लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 12 भी इसमें शामिल कर दें, ठीक है, इसमें 12 शामिल कर देते हैं, तो मेरा n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 6। तो इस स्थिति में आपका माध्यक यहाँ पर एक 6 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्याओं के लिए माध्यक का फॉर्मूला पुनः बदल जाएगा। क्या बदलेगा, चूंकि 6 तो 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब n = 6 है, तो n/2 पद, n/2 पद। अब प्लस, अब क्या होगा, तो चूंकि उसमें एक आगे बढ़ाना है पद को, n/2 + 1, n/2 + 1, n+1 नहीं, n/2 + 1 वहाँ पद, मैंने उससे एक आगे का पद, और संपूर्ण बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब बात है कि n का मान कितना बैठा है, 2, 6 है, तो 6 में 2 से भाग देंगे, 3वां पद, तीसरा पद आपका कितना चल रहा है, 6, और उससे एक अधिक, तो एक अधिक क्या हो गया, चौथा पद, तो ये हो गया 8/2, 6 8 14/2, आपका आंसर 7 आ जाएगा।
तो ये आपको पता चला होगा कि मैं खास करके इस फॉर्मूला की बात कर रहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि बिना फॉर्मूला का भी आप बना सकते हैं, यह आसान सा तरीका है। सिर्फ माध्यक के लिए क्या करना है आपको, देखिए माध्यक के लिए करना क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी अंक, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 था, तो इसमें क्या कीजिए, एक एक अंक को दोनों तरफ से बराबर अंक को छापिए, फिर 4 और 10 रुकते रहना है। बीच में अगर 2 एलिमेंट आ रहा है, 2 पद आ रहा है, दोनों का योग बटा 2, तो इसका माध्यक हो जाएगा 6 और 8 बटा 2, 14 बटा 2, क्लियर हो गया, 7 हो गया। अब अगर विषम के स्थिति में आता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये आपका दोनों तरफ से छाटिए, देखिए एक ही पद बीच में बचेगा, ये माध्यक का आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माध्यक आप निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत कहाँ पर है, फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए अब हम पुनः प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न इससे रिलेटेड क्या चल रहा है। ये प्रश्न मैंने लिख करके रखा है। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, केंद्र प्रवृत्ति सबसे उपयुक्त माप है, सबसे उपयुक्त माप है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो तीनों है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप पूछा गया है, तो सबसे उपयुक्त जो माप होता है वो माध्य होता है। क्लियर हो गया, तीनों माप केंद्रीय प्रवृत्ति का है, लेकिन सबसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य, माध्य, बहुलक तीनों है, तो मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा। क्लियर, सब किस केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का आलेखीय निरूपण नहीं होता है, आपको पता है माध्य का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि माध्य का होता है त्वरण और बहुलक का होता है आयच्छ। इसके बाद है किससे माध्य का आलेखीय ढंग से प्राप्त किया जाता है, तो आपको पता बताया गया कि आलेखीय निरूपण माध्यिका से रिलेटेड क्या है, त्वरण है। माध्यिका या माध्यक एक ही चीज है। बहुलक किस आलेखीय निरूपण से प्राप्त होता है, बहुलक से रिलेटेड आपका आयत चित्र हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगला देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माप, अगर याद नहीं हो तो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, और नंबर ऑफ टर्म n चल रहा है, 10n कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n + 1/2, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है आपका, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान, इसको मैंने नहीं बताया है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या को लिखिए, क्योंकि योग आपको जोड़ कर देखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 शामिल होगा, इसमें क्या शामिल होगा, 0, तो 0 जैसे शामिल होगा, 0, 1, 2, 3 और 4/5 हो जाएगा। ये आपका जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 10/5 आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर बी ऑप्शन रहा। ठीक है, कि आपने देखा कि सब प्रश्नों का आसानी से हल आपको पहले से बता दिया गया है थ्योरी में ही। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 से लेकर के। आइए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 से लेकर के आपका 15 तक का मैंने प्रश्न लिख करके रखा है। इसका जो है हल देखिए क्या होगा, तो किसी प्रेक्षण का माध्य ए है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में k से गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो इसका सिद्धांत समझ लीजिए कि अगर प्रेक्षणों में जो संक्रियाएं होगी, ठीक है, वही प्रभाव किस पर पड़ेगा, माध्य पर पड़ेगा। अगर प्रेक्षणों को k से गुना कर देगा तो माध्य भी k से गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रेक्षण में अगर k को जोड़ देगा तो माध्य भी, नया जो माध्य होगा पहले माध्य में 2 जुट जाएगा, घटाने से जो होगा घट जाएगा, और भाग देने से भाग में लग जाए, भाग आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो प्रेक्षण के साथ जो क्रियाएं होगी वही क्रियाएं माध्य पर भी प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहले का माध्य ए है, अगर k से गुना करेंगे प्रत्येक को, तो माध्य को भी k से गुना कर दीजिए, तो माध्य ए है तो a गुना k क्या हो जाएगा, k a हो जाएगा। आइए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा k a। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि जो प्रेक्षण के साथ जैसी क्रियाएं करना है प्रत्येक प्रेक्षण में, ये याद रखना है, प्रत्येक प्रेक्षण में
जो क्रियाएं लागू होगा वही प्रभाव माध्य के साथ भी होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर संख्याओं 1 2 3 n का माध्य क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का माध्य बताया गया था, क्या होता है n + 1/2 होता है। क्लियर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध बना है, तो कार्ल पियर्सन एक गणितज्ञ हुआ, इन्होंने कहा कि माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध है कि बहुलक बराबर, उसने बताया था MO बराबर बहुलक मॉड बराबर 3 मीडियन 3 माध्यक -2 एरिथमेटिक मीन 2 एरिथमेटिक मीन 2 समांतर माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर इन्होंने सूत्र दिया था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर बहुलक लेफ्ट में हो तो बहुलक डायरेक्ट सूत्र बहुलक का ही दिया था। ठीक है, तो बहुलक बराबर 3 मीडियन -2 मीन 2 माध्य, एक ऑप्शन हो गया। बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि आप राइट ऑप्शन को पहले चुनना है आपको। अगला है बहुलक है, तो बहुलक क्या होता है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो मान होगा वही बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला है आपका माध्य परिकलित के लिए माध्य परिकलन किया जाता है, किस फॉर्मूला से किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि fi के साथ xi के साथ fi है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi होगा, क्योंकि यहाँ पर n नहीं होगा। आप ये बात कीजिए, अगर यहाँ पर b का ऑप्शन है कि देखिए सिग्मा fi xi है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, i = 1, यह भी सही चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है 1/n। अगर इतना टोटल बटे n रहता तो ये भी सूत्र लग जाता कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कौन लगेगा, सिग्मा fi जैसे आ गया तो नीचे में क्या होगा, r का मान सिग्मा fi होगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये का। अगला है आपका प्रश्न संख्या 13 में x + 3 x + 6 x + 9 और x + 12 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो माध्य जब दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, माध्य का ही मान निकाला हुआ है तो माध्य आप निकालिए और दिए गए माध्य से क्या करना है, तुलना कर देना है। सीधा सा नियम है कि जब कहीं भी अब्सेंट प्रेक्षण होगा तो क्या करना है, तो जो विशेष तथ्य माध्य माध्यिका या बहुलक का मान है वो आप भी ज्ञात कीजिए और दिए गए मान से तुलना कर दीजिए। आप माध्य निकालिएगा तो सभी प्रेक्षणों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो सब को जोड़ते हैं तो आपका मान है x + 3 x + 6 और है आपका x + 9 x + 12। और कितना प्रेक्षण चल रहा है आपका, 1 2 3 4 5 चल रहा है, बटा 5 होगा। और बराबर कंपेयर कीजिए दिए गए माध्य 10 से, किससे कंपेयर करना है, 10 से। तो ये राइट जाएगा 10 × 50 और लेफ्ट में वेरिएबल x जो है x कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 4 5 5x हो जाएगा। संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ से 12 है, 12 9 21 21 6 27 27 3 30 होगा। राइट में बोल दें 50 होगा। अगर हम यहाँ से 30 को राइट बोलते हैं तो -30 हो जाता है, और जब घटेगा ये मान तो आपका, ठीक है, तो घटेगा तो ये 5x बराबर बच जाएगा 20, 5 जाएगा बटे में जाएगा 5 6 के 20। ये राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इस क्रिया को जितना जल्दी कर सकते हैं, आप प्रश्न से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 14, आंकड़ा जो है 24 25 26 x + 2 x + 3 30 31 और 34 का माध्यक कितना है, 27.5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तो आपको माध्य का मान दिया गया है, तो आप अपना माध्यक यहाँ पर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आप प्रश्न को भी टच कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है, चूंकि बढ़ता क्रम 24 25 26 आगे बढ़िए, आपका दिया गया मान 30 31 और 34 इस तरह से है। आपका जो मान है आगे और पीछे अगर लेफ्ट कैंसिल कर देते हैं तो 3 3 मान कट जाता है, तो आपका मध्य मान 2 प्राप्त होता है। दोनों के योग बटे 2 लिखना है कि नहीं। तो देखिए इसको जोड़िए, x + 2 और x + 3 बटे आपका 2 हो जाएगा। मतलब जो मान बचा हुआ है 2, तो वो मध्य पद नहीं हुआ, सिंगल पद होता है तो मध्य पद होता है।
दोनों का योग बटे 2 बराबर माध्य का कंपेयर किसके साथ 27.5 के साथ। तो 2 राइट जाएगा, लेफ्ट हो गया 2x प्लस 3 2 5 बराबर ये आपका हो गया 27 2 54 1 55। अब प्लस 5 जाएगा तो क्या होगा -5, घटेगा तो कितना बचा 50 और 2 यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा बटे 2, आपका राइट आंसर कितना निकल जाएगा 25। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन। अगला है आंकड़ा 6 7 x - 2 x 17 और 20 आरोही क्रम में है तो माध्यक 16 है। फिर वही सवाल है, तो माध्यक 16 है तो आप माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये 2 पद बचा आपका, इसको जोड़ लीजिए x - 2 प्लस x बटे 2, 2 पद बचा बटे 2 होगा बराबर 16 से कंपेयर कीजिए तो इसको गुना कीजिए, 16 गुना 32 हो जाता है, प्लस 2 जाएगा तो क्या होगा -2 और x जुटेगा तो आपका हो जाएगा बटे 2। क्लियर हो गया। तो ये मान आपका कितना निकल रहा है -2 जाएगा तो +2 होगा, सॉरी यहाँ पर -2 राइट जाएगा तो +2 होगा। तो ये 32 2 34 बटे 2 ये 17। चूंकि आपको पता होगा ये सब क्रिया, ये आपका 1 4 वाला रैखिक समीकरण को डायरेक्ट भी सॉल्यूशन में ला सकते हैं। ठीक है, पुनः हम अगले वीडियो में प्रश्न को डालेंगे। थैंक यू।